उसने आज अपनी बहन के पुत्र रौनन को भी दावत का निमंत्रण दिया था। रौनन बस लंबा चौड़ा सुदर्शन तो था ही, लखपति पिता का इकलौता पुत्र भी था। 7 वर्ष विलायत पढ़कर लौटा था और आते ही उसे आसाम के चाय बागान में बहुत बड़ी अफसरी भी मिल गई थी। अपनी मातृभाषा से भी सुस्पष्ट उच्चारण से वह फ्रेंच बोलता था। उसके माता पिता मॉन्ट्रियल में ही बस गए थे। वहीं मल्लिका के जमाई बाबू का टिम्बर का बहुत बड़ा व्यापार था। वैसे तो सुंदरी गुड़ी कन्याओं का यहाँ अभाव नहीं है बुढ़ी, उसकी दीदी ने लिखा था, पर अगर टूटू के लिए तुम कोई सुंदरी अपने ही देश की कन्या जुगाड़ कर दो तो अच्छा है। वैसे लड़के की पसंद जरा ऊंची ही है। मन ही मन चिट्ठी पढ़कर मल्लिका मुस्कुराई भी थी। कैसी भी ऊंची पसंद हो वह देख लेगी। अहिल्या तैयार होकर उसके पार्श्व में खड़ी हुई तो वह मुग्ध हो गई। लाल साड़ी की आभा में उसकी गुलाबी कपोल और भी आरक्त हो उठी थी। सुकुमार हाथों की शुभ्रता लाल लाल कामदार चूड़ियों में और भी निखर उठी थी। गले में एक रूबी का हार कालर की तरह ही चिपककर सुडौल लंबी ग्रीवा को किसी इंजपसियन सुंदरी का सा अनोखा सौंदर्य प्रदान कर रहा था। बालों को अमृता सेरगिल स्टाइल में चपटा सा बनाकर लड़की ने अद्भुत कला चातुर्य से दोनों गुलाब की पंखुड़ी जैसे छोटे कानों को ऐसे ढांक कर रख दिया था कि अंगारे से दहकते 2 लाल रूबी के कर्णफूल ही किसी अदृश्य बल्ली से लटके लाल चेरी गुच्छे जैसे झूल रहे थे। गर्व और संतोष से मल्लिका ने झुककर उसका माथा चूम लिया। उसकी शिक्षा सार्थक हुई थी। मासी, मुझे देर हो गई क्या? रौनन न जाने कहां से छिटक कर आ गया था। लड़का वास्तव में सुदर्शन था। लो बेटा, यह है हमारी दुलारी अहिल्या और यह है मेरी दीदी का लड़का रौनन। कैसा आश्चर्य है कि तुम आज तक अहिल्या से कभी नहीं मिली। जब तुम यहाँ आते तो वह बोर्डिंग में होती और यह जब यहाँ आई तो तुम विलायत चली गई। ले जा बेटी, रोनन को भीतर ले जा। दावत की दिव्य मस्ती रोनन के दिमाग में भी चढ़ने लगी। बाहर बैंड बज रहा था। नाना विदेशी सेंटों की सुगंध, साड़ियों की सुरसुराहट और अहिल्या का मादक सौंदर्य उसकी नसों में भीगने लगा। रंगारंग और रस से प्लावित सुनहरी संध्या धन हो उठी। एक एक कर कर्नल का विलासी कक्ष भर गया। बीच कमरे में एक जोड़ा हाथी दांतों की शुभ्रता में टिका ब्रिज टेबल था। उसी को घेरकर कर्नल के मित्रों का जमघट जुट गया। हल्के और गहरे ड्रिंक्स चलने लगे। मल्लिका कुशल हाथों से छोटे बड़े गिमलेट देती जा रही थी। कौन ड्राई जिन लेता है, किसे ड्राई मार्टिनी पसंद है और कर्नल को सिवा लॉन्ग ब्रांडी के और कुछ नहीं भाता, यह सब उसे पता रहता। स्वयं सेपन की अनमोल घूंट से तरावट कर चुकी थी। इसी से उसके सांवले चेहरे पर लावड़ की मादकता फिर से झलक उठी थी। एक कोने में पियानो को घेरकर अहिल्या के मित्रों का गुट जम गया था। बड़े तख्त की रंगीन गद्दियों के घेरे में अपने सखियों से घिरी अहिल्या बैठी थी। अपने पर्स से अहिल्या की पर्शियन बिल्ली को खिलाती दौलत दारूवाला खिलखिलाकर हंस रही थी। उसकी चमकीली पारसी काली आंखों में रस का सागर छलक रहा था। बिना बाहों की नीली चूली में उसका गोरा शरीर कसौटी पर कसी सोने की लीक सा चमक रहा था। उसका भाई रूसी पियानो पर कोई विचित्र सी धुन छेड़ता अपनी पतली पतली टांगों को लकड़ी के फर्श पर पटकता ताल दे रहा था। जापानी छात्र रेक्सी माय बेबी डॉल गुनगुनाता अहिल्या का पेंसिल स्केच बना रहा था। अहिल्या बार बार चित्र को झांक झांक कर देखती, अपनी सुंदर सी नाक चढ़ाकर कह रही थी, छी, कहीं भी मुझसे नहीं मिलती रेक्सी। लगता है कि बच्चे ने स्लेट पर रेखाएं खींच दी हैं। रेक्सी ने हाथ की तस्वीर नीचे रख दी और चारकोल के टुकड़े से शेड देता हंसकर बोला, जानती हो अहिल्या, एक बार एक महान चित्रकार ने सूर्यास्त का चित्र बनाया। एक बैरानेस ने उनसे पूछा, क्या ऐसा सूर्यास्त ऐसे विचित्र रंगों में भला कभी संभव है? हंसकर ही उस चित्रकार ने कहा था, सच कहिए, इसे देखकर क्या आपकी यह इच्छा नहीं होती कि काश ऐसा सूर्यास्त संभव होता? अहिल्या ने ओठ फुला लिए। वाह जी वाह, यह भी अच्छी रही। देखो तो दौलत, कहीं सिर पैर दिख रहा है क्या? मैं तो कभी भी यह इच्छा नहीं रख सकती कि मेरी ऐसी एल्यूसियम एग्जिस्टेंट हो। रेनन अब तक चुपचाप मुग्ध सा उसे ही देख रहा था। सौंदर्य और लावण्य की दौलत अमिता दत्त में भी कोई कमी नहीं थी। ढीले जूड़े पर गुलाब का फूल खोसे, हल्की नीली ढकाई साड़ी में कृष्ण किशोरी अमिता दत्त मल्लिका की सेकंड चॉइस थी। लंबी एकहरी बदन की अमिता गुरुदेव की नित्य प्रवीणा छात्रों में से थी।
चित्रांगदा और चांडालिका के अभिनय करते करते उसकी लयबद्ध चाल में रविंद्र संगीत का माधुर्य बस गया था। कई वर्ष शांति निकेतन में रहने के बाद वह कलकत्ता आ गई थी। उसके पिता एक प्रसिद्ध सर्जन थे। कई बार पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर वे अहिल्या के पास आ भी चुके थे, पर अब तक मल्लिका अहिल्या की ही आशा लगाए बैठी थी। किंतु न जाने क्यों रौनन अहिल्या की तुलना में उन दोनों को अत्यंत सामान्य सा ही पा रहा था। रूसी भी पियानो छोड़कर तस्वीर देखने झुक आया और समीर गांगुली टाई खोलकर दोनों पैर मेज पर ही उठाए बैठकर गुनगुनाने लगा, अमार सुनार बांग्ला आमी तुम्हार मालोवासी। एक आंख बंद कर उसने अमिता को देखकर ऐसी मीठी आवाज में अपनी गुनगुनाहट व्यक्त की कि सब हंस पड़े। अमिता दत्त के पीछे वह बुरी तरह पागल था, सब जानते थे, किंतु अमिता उसे एकदम ही लिफ्ट नहीं देती थी। एक आध बार उसकी ओर देख मुस्कुरा भर देती थी और उसी सामान्य सी मुस्कुराहट के भरोसे समीर पिछले 4 वर्षों से जी रहा था। दौलत अब बिल्ली को एक ओर डालकर बोली, अहिल्या अब तो कुछ खिला भाई, बड़ी भूख लगी है। अहिल्या उठी। बड़ी जोर से ब्रिज और ड्रिंक्स का दौर चल रहा था। पापा खाना लगवाइए ना, सबको भूख लगी है। 9 तो बज ही गया पापा। अपनी नाजुक कलाई की छोटी सी चमकती घड़ी के हीरे चमकाकर उसने दूर से कर्नल को अपनी अधीरता दिखाई। अब्दुल और हामिद ने आदेश पाते ही अपनी चमकती वर्दियों में आकर झाड़ू फानूस की बत्ती गुल कर दी। बड़े बड़े चांदी के मोमबत्ती दानों में मोमबत्तियों के धीरे प्रकाश ने कमरे में रेशमी उजाला फैला दिया। कर्नल के बाग के विदेशी पुष्पों की सुगंध के साथ साथ ऑर्केस्ट्रा का करुण आर्त स्वर वातावरण में छलछला उठा। रोस्ट मुर्ग और नमकीन तली मछली की सुगंध से कमरा भर गया। एक एक अतिथि आया कर कर्नल की बहुमूल्य ड्रेस्टन चाइना से भारी भारी चमचों से व्यंजनों का स्वयं ही परिवेशन करके खाने लगी। बातों का क्रम बदल गया। हल्की फुल्की गपशप और मधुर हंसी के साथ दावत रंग पर आ रही थी। सबकी दृष्टि का केंद्र बनी थी अहिल्या। जस्टिस विधुशेखर बनर्जी, अगरतला के जमींदार देवेश बर्मन, असम की एक छोटी सी रियासत के राजा गोरे मोहन बरुआ, सब उसे पुत्रवधू के रूप में पाने को लालायत थी। ऐसी सुंदरी और अटूट संपत्ति की उत्तराधिकारिणी गुड़ी कन्या पाना भला कौन नहीं चाहेगा। सुंदरी अहिल्या के एक ही कटाक्ष में असंख्य हृदयों की लालसें बिछ सकती थी। क्यों बेटी, बीए के बाद क्या करने का इरादा है? जस्टिस बनर्जी ने कुछ ऊंची आवाज में कर्नल को सुनाकर ही पूछा। वाह, करेगी क्या? कर्नल बीच में ही बोल पड़ा। शादी करेगी? क्यों, है ना बेटी, अब के पहाड़ में जाकर इसी की तो चिंता करनी है। क्यों, क्या पहाड़ में योग्य लड़का मिल जाएगा हमारी बेटी के लिए? गोरी मोहन बरुआ ने तरुणी सुंदरियों के जमघट में घुसकर बड़े प्यार से अहिल्या की पीठ थपथपाई। क्यों जी? कर्नल का स्वर नशे ने तीखा कर दिया था। क्यों, कुमाई की धरड़ी योग्य लड़कों से एकदम ही हीन हो गई है क्या? एक से एक आईएएस इंजीनियर डॉक्टर लड़के हैं। अहिल्या का विवाह अपने ही समाज में करूंगा। कचर कचर कर मुर्गी के टांग को पूरी सख्त से निचोड़कर कर्नल ने अपने कथन की पुष्टि की। क्यों बेटी, तुम तो पढ़ी लिखी हो, जहां तुम्हारे पापा शादी करेंगे वहीं कर लोगी। गोर मोहन बूढ़ा पापा को छेड़ने पर ही तुला है, यह दुष्ट अहिल्या जान गई। शैतानी से मुस्कुराकर कर्नल की चंपक कन्या ने शील सौम्यता का ऐसा अद्भुत अभिनय किया कि मल्लिका भी दंग रह गई। और क्या आपने सोचा है कि मैं बुढ़ापे में आपकी चरण सेवा करने बहू बनकर गौरीपुर आऊंगी? हो, रसिक बूढ़े गोरे मोहन हंसने लगे थे, पर कर्नल ने देखा मल्लिका का चेहरा एकदम स्याह पड़ गया है। डिनर खत्म हुआ और सब अपनी अपनी कुर्सियों पर जम गए तो जस्टिस बनर्जी ने जेब से अपना क्रैबिक का रुमाल निकालकर मुंह पोंछकर कहा, हाँ भाई पांडे, बात तो ठीक कही है तुम्हारी लड़की ने। विवाह संबंध तो अपने ही समाज का अच्छा होता है। जस्टिस बनर्जी आधी बोतल घर से चढ़ा कर आए थे, फिर यहाँ की नीट जिम भी असर दिखा रही थी। अब मेरे ही बहू को लो, कुर्म की है, देखने में स्वर्ण चंपा का फूल, लैटिन ऐसे पड़ती है जैसे घुट्टी में ही घोल कर पी हो। नम्बुद्री ब्राह्मणों की बेटी है। पिता रिजर्व बैंक में मैनेजर थे, नाना थे आईएएस। विवाह हुआ तो समाज में तूफान मच गया। बेटे को बहुत समझाया पर माना नहीं। अब बहू आती है तो हमारे घर में मछली नहीं बनती, कहती है बदबू आता है। अब तुम ही कहो यार पांडे, अपने बंगाल की बहू होती तो क्या उसे मछली से बदबू आती?
यही नहीं बनर्जी, बच्चों पर भी असर पड़ता है। देवेश बर्मन ने अपने बर्मी सिंगार के धुएं को खुशबू से बनर्जी को और उकसाया। तुम्हारी दूसरी बहू भी तो स्विस है, उसके लौंडे को तो एंग्लो ही कहोगे। सुना दून स्कूल से फिर से निकाल दिया गया, मेरा नाती भी वही है। बनर्जी अब सिर तक नशे में डूब चुका था। दोनों पैर ब्रिज की मेज पर धरकर वह अब अपने गृह के प्रत्येक सदस्य की बखिया उधेड़ने को तत्पर था। निकाल ही नहीं दिया, 500 हर्जाना भी भरना पड़ा मुझे। किसी बैरे के पेट में डबल रोटी का चाकू मारने गया था। कुछ कहो भाई, कहलाएगा तो दुगला ही। माँ का असर आया है और क्या। अच्छा, क्या माँ भी? मलका उनके पास ही झुक आई। उसे ऐसी बातों में बड़ा रस आता था। जीवन भर वह अपने ही चरित्र पर नाना टिक्का टिप्पणियां सुनती आई थी। जब किसी और पर उसी प्रकार का कीचड़ उछाला जाता तो वह खिल उठती। अब क्या कहूँ मिसेस सरकार। नशे से बनर्जी की आंखें रक्त जवा सी लाल होकर बाहर को ही निकली पड़ रही थी। आप ऐसी सती लक्ष्मी के सामने कहने में भी पाप लगता है। हे माँ दुर्गा, क्षमा करो, कहकर बड़ी भक्ति श्रद्धा से जस्टिस बनर्जी ने झुककर मल्लिका को नमस्कार किया और रोने लगी। शराबी को रोने में कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। सिसकियां और हिचकियां लेते हुए बोले, किसी उचक्के स्क्वाड्रन लीडर के साथ चली गई है घूमने शिमला पहाड़, और बेटा यहाँ भी सुन रहा है। यह तो तुम्हारा लड़का समझदार है, कहो बनर्जी। रसिक गोरे मोहन बरुआ ने छौंक दिया, नहीं तो कब का शहीद बन गया होता। दौलत ने अपने कटे बालों का गुच्छा एक झटके से पीछे की ओर डाला और उठ गई। अब चला जा रेक्सी, पापा से कहें तुम्हें होटल तक छोड़ देंगे। बड़ी अनिच्छा से रेक्सी उठा। एक ही पैग ने उसकी नीली आंखों को और भी नीला बना दिया था। अलस अहल्या ग्लेडोलाई की एक लंबी डंडी को नोच नोच कर फेंक रही थी। उसकी गुदगुदी रेशमी बिल्ली बार बार इधर उधर जाकर उसके गुलाबी गालों पर अपनी काली उठी पीठ घिसती म्याऊं म्याऊं कर उसे उठने का आग्रह कर रही थी। और रेक्सी सोच रहा था, किसी दिन वह उसकी ऐसी ही पुष्प नोच नोच कर फेंकने वाली मुद्रा में एक तस्वीर बनाएगा और उसके गाल से पीठ घिसती काली बिल्ली बनाकर नीचे लिखेगा, 2 cats। अभी जाओगी दौलत? 12 ही तो बजा है। पापा की दावत तो हमेशा 4 बजे तक चलती है, कहकर उसने आंचल संभाला। उसके गले का लाल रत्नों का गुलबंद मंदी रोशनी में चमक रहा था। लाल रूबी के टुकड़ों ने उसे अपनी किरणों का प्रतिदान दे दिया था। रेक्सी, रोनन, समीर सब उस रक्तवर्ण रक्तांबरा सुंदरी को अनिमेष लुब्ध दृष्टि से देख रहे थे। काली भावों के बीच क्लांत अलस नेत्रों का वैभव पल पल में रंग बदल रहा था। हाँ जी, जानता हूँ कि दावत तो 4 बजे तक ही चलती है, पर पापा को उठाकर ही ले जाना होगा। मम्मी एकदम अकेली हैं। मैं, रूसी और पापा तीनों यही हैं। दौलत दारुवादा बचपन से ही अहल्या के साथ पढ़ी थी। उसके पापा रुस्तम जी दारूवाला का पेट्रोल पंप था और शराब की बहुत बड़ी दुकान थी। 2 बच्चे थे, रूसी और दौलत। पिछले 4 वर्षों से उनकी रुगड़ा पत्नी एकदम ही बिस्तर से लग गई थी। असाध्य कैंसर ने उसकी हड्डियां घुला दी थी। दौलत भी असाधारण सुंदरी थी, किंतु उसका सौंदर्य अहल्या से एकदम ही भिन्न था। दुबली से मरियम दौलत, जो अपनी बेत सी पतली टांगों को स्कूली स्कर्ट से निकाले अपनी रिकेट चाल से चलती थी, अब गजब की आकर्षक हो गई थी। यौवन की जादुई छड़ी फिरते ही वह सिंड्रेला सी नए कलेवर में लिपटी नई ही दौलत बन गई थी। रूसी उसका बड़ा भाई था। पिता ने उसकी पढ़ने में रुचि नहीं देखी तो घड़ियों की बड़ी सी दुकान खोल दी। जब कभी अहल्या उसकी दुकान में जाती तो रूसी के जी में आता वह सब अपनी दामों घड़ियों की माला पिरोकर अहल्या के गले में डाल दे। दोनों भाई बहनों की सूरत एक ही सी थी, फिर भी जिस नैन नक्श ने दौलत को सुंदरी बना दिया था, उसे नैन नक्श ने रूसी के चेहरे को हास्यास्पद बना दिया था। रोष दूसी का नहीं, उसकी बेडोल नाक का था, जो बढ़ते बढ़ते उसके पूरे व्यक्तित्व पर एक काले मनहूस बादल की तरह छा गई थी। अहल्या प्रायः ही उसकी यहूदी नाक का मजाक बनाती, किंतु वह सुंदरी अहल्या के उपहास को भी शिव के विष की ही भांत कंठ ही में ग्रहण कर लेता। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।